Hi, Vijapari. Very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जाम जब आप लिखने जा रहे हो तो कुछ कुछ चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है, जो आप हो सकता है कि इतने पढ़ाई लिखाई में भाग दौड़ में भूल गए होंगे, तो जल्दी से एक बार इन चीज़ों को देख लो और फिर वापस से पढ़ाई कंटिन्यू कर लेना। सबसे पहला तो आपको आपके लिटरेचर की जो वोकैबुलरी है, यानी कि आपके एनसीईआरटी में जो वर्ड्स हैं उन्हीं पे स्टिक करना है, उन्हीं की वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। बहुत ही ज़्यादा फैंसी वर्ड्स यूज़ करने की कहीं पर भी कोई ज़रूरत नहीं है। इन वर्ड्स का इस्तेमाल आप अपने राइटिंग सेक्शन में भी कर सकते हो या सिंपली वो वर्ड्स यूज कर सकते हो जो राइटिंग सेक्शन के हिंट्स या क्वेश्चंस में गिवन है। बहुत ज्यादा फैंसी लैंग्वेज लिखने से, बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड्स यूज करने से ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट आपका सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हो सकता है कि सामने वाले को समझ में भी ना आए। अच्छा, आपको सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करना है। मैं बार बार कहती हूं, आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंस है। अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करेंगे जिसमें बहुत सारे पंक्चुएशंस, बहुत सारा कंजंक्शन है, तो वहां पर ग्रामेटिकल एरर्स होंगे ही होंगे। छोटे सेंटेंसेस यानी सब्जेक्ट, वर्ब और आपके ऑब्जेक्ट के साथ में जुड़ा के छोटे सेंटेंसेस बनाइए, सिंपल सेंटेंसेस बनाइए, ताकि से आपकी बात भी आप आसानी से कह सको और गलतियां भी कम हो। अच्छा, आपको दो वर्ड्स के बीच में, आप जब भी आंसर लिख रहे हैं खुला खुला लिखिए, वर्ड्स के बीच में इनफ स्पेस छोड़िए और दो क्वेश्चंस के बीच में भी अच्छी खासी जगह छोड़िए। अगर गलती हो जाती है तो बाद में करेक्ट करने के लिए भी स्पेस होगी और प्रेजेंटेशन वाइज भी ये अच्छा लगेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है, आपको ना स्क्रिबल नहीं करना है। जब भी कोई गलती हो तो उसका वजूद मिटाने मत लग जाना, स्ट्राइक ऑफ करो सिंपली, वो अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं कटेंगे। हर एक सेक्शन को एक नए पेज से शुरू करना है और कोशिश करनी है कि सेक्शन के लास्ट के अंदर कुछ अच्छी स्पेस छूट जाए। बाय चांस अगर आपने रिव्यू किया अपने पेपर को और आपसे कोई गलती हो गई, आपको वापस कोई आपका क्वेश्चन छूट गया था, उसको आंसर करना है, तो आपको पीटीओ करके एकदम लास्ट में जाकर उसे आंसर नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये जरूर करना है। अपने वर्ड्स को, जो भी कीवर्ड्स है आपके आंसर्स के अंदर, उन्हें हाईलाइट करो, सिंपली पेंसिल से अंडरलाइन कर दो, दैट्स इट। अच्छा, आपको ये इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है कि आपके पास इनफ टाइम बचे रीचेकिंग के लिए, क्योंकि इंग्लिश में रीचेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ग्रामर और स्पेलिंग एरर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो आपको उतना टाइम बचाना है और ब्यूटिफिकेशन के लिए भी टाइम बच जाए। आप है ना, ये स्टार्टिंग से मत करते चलना कि लाइनें ड्रॉ कर रहे हो, अंडरलाइनें कर रहे हो, वो करने की जरूरत नहीं है अभी। अभी आप बस सिंपल जो आपकी थोड़ा थोड़ा स्पेस है वो छोड़ते हुए चलो। लास्ट में जो टाइम बचेगा उसके अंदर हम अंडरलाइन कर देंगे, उसके अंदर हम मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे। अगर बाई चांस वो टाइम नहीं भी बचता है तो भी आपका पेपर प्रेजेंटेबल है। बट अगर शुरुआत के कुछ आंसर्स में आपने ब्यूटिफिकेशन कर रखा है, बाद में आपका टाइम नहीं बचा और आपने कीड़े मकोड़े मार रखे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ध्यान रखना है कि अपनी रीडिंग टाइम का इस्तेमाल किसी एक सेक्शन को रीड करने पर ही लगाओ। पूरा का पूरा पेपर रीड करने की जरूरत नहीं है। पूरे पेपर को रीड करने से आप नर्वस होते हो, ब्लैकआउट होने लगता है, याद आ रहे होते हैं आंसर्स, बट फिर भी एकदम से सारे पॉइंट्स दिमाग में नहीं आते और फिर हम कुछ भी लिखते हैं। टाइम मैनेजमेंट की टिप ये है कि आपके जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसको इंटू 2 करके आपके मिनट्स निकल जाएंगे। मतलब अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 20 मिनट उसमें यूज करो। अगर आपका 18 नंबर का सेक्शन है तो उसमें 40 मिनट लगभग जो है, 36 से 40 मिनट या 40-45 मिनट आप उसमें यूज कर सकते हो। अच्छा, आपको एमसीक्यूज के लिए हमेशा एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। जब भी एमसीक्यू आए, आंसर पे, सही आंसर पे टिक करने की बजाय ये देखो कि बाकी सारे ऑप्शंस आंसर क्यों नहीं है, आप ज्यादा एक्यूरेट आंसर पे पहुंच पाओगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जो पैसेज और पैराग्राफ के अंदर फैक्ट्स गिवन है उनको अपने वर्ड्स में लिखना है, अपनी सोच नहीं बता देनी है। क्योंकि जब भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसी पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट से उठकर आते हैं तो वो उस पर डिपेंड करते हैं। तो एक्सट्रैक्ट को यूज करो, उसके फैक्ट्स यूज करो, अपनी लैंग्वेज में वो बताओ। अपने ओपिनियंस यहां पर नहीं देने हैं। अपने ओपिनियंस के लिए आपके पास 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ऑलराइट, इसके बाद में आपको सारे अपने आंसर्स आईडीसी, इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन में ऑर्गेनाइज करने हैं। आपको यहां पर स्पेसिफिकली याद रखने की जरूरत नहीं है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखूं, डिटेल में क्या लिखूं, कंक्लूजन में क्या लिखूं। बस ये याद रखो कि यार 3 पार्ट्स होने चाहिए। कोई भी इंसान जो इस आंसर को पढ़े उसे पता होना चाहिए कि आंसर कहां से आ रहा है, कौन से चैप्टर से आ रहा है, इसका क्या बैकग्राउंड है, और फिर आपका जो क्रिस्प आंसर है वो आ गया, एंड देन इससे पढ़कर उसने क्या कंक्लूड किया। ये बेसिक चीज आपको अपने आंसर्स में मेंटेन करनी है। आपको ना अपने आंसर्स को लेटर, बाद में लिखने के लिए जगह नहीं छोड़नी है। आपके सेक्शन के लास्ट में जितनी जगह छूटी हुई होगी उसमें अगर आपको बाद में आंसर याद आता है तो आप वहां पर लिख सकते हो। अदरवाइज ये एम्प्टी स्पेसेस मत छोड़ना, नहीं तो ये बहुत गंदा लगता है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूं कि आपका कोई भी आंसर आपको नहीं छोड़ना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने वीडियो बना रखी है तो वो जरूर देखनी है। एक चीज ये याद रखनी है कि अगर कोई क्वेश्चन मुझे समझ नहीं भी आ रहा है तो भी मुझे उसे नहीं छोड़कर जाना है। उस क्वेश्चन के अंदर मौजूद जो लीड वर्ड्स है उनके बारे में मैं जो भी जानती हूं मुझे वो लिखकर ही आना है। तो कोशिश करनी है कि मेरे को कोई भी क्वेश्चन अनआंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर मेरा पेपर बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा होता है तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस को भी कंसिडर करते हैं मुझे आंसर अवॉर्ड करने के लिए।
ठीक है। सो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने सोचा लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ और आपको याद रहेंगी, तो इंग्लिश के पेपर के अंदर आप फोड़ के आओगे, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।